नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री वर्चुअली शामिल हुए। बता दें कि सीएम धामी के नेतृत्व में राज्य ड्रग्स फ्री बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की तरफ से निकाय और पंचायत चुनाव कराने के लिए जारी आरक्षण नियमावली 2024 को चुनौती देती याचिकाओं पर सुनवाई की। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ ने सभी पक्षकारों से 4 हफ्ते के अंदर शपथ दाखिल करने के निर्देश दिए। साथ ही विजयी प्रत्याशियों के विशेष अधिकार पर प्रतिबंध लगाते हुए अंतिम फैसला कोर्ट के अधीन रखा है और मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च की तय हुई है। स्टेज पे जो अंतरिम राहत है वो देने से इनकार किया इस मामले में याचिकाकर्ताओं को, और ये कहा है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स को साइट किया है और राज्य सरकार की आपत्ति ये थी क्योंकि इलेक्शन नोटिफाई हो चुका है, तो इस स्टेज पर आरक्षण के नोटिफिकेशन पे इंटरफेरेंस से पूरा इलेक्शन अफेक्ट होगा। तो कोर्ट ने सारे पक्षों को सुनने के बाद ये कहा है कि सभी पक्षकार, स्टेट इलेक्शन कमीशन और राज्य सरकार का अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट 4 सप्ताह में अपना जवाब फाइल करेंगे। और लेकिन साथ में प्रतिबंध ये लगाया है कि तब तक जो विजयी प्रत्याशी होंगे उनका जो चुनाव है वो एक तरह से याचिका के अधीन रहेगा। उनके फेवर में कोई स्पेशल इक्विटी क्रिएट नहीं होगी, यानी कि कोई उन्हें विशेष अधिकार उत्पन्न नहीं होगा। याचिका के संबंध में अगली सुनवाई में फर्दर एक्शन तय किया जाएगा। इसका यही है कि जो चुनाव प्रक्रिया वो यथावत चलती रहेगी, लेकिन जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में कोई विशेष अधिकार क्रिएट नहीं होगा, यानी कि जो भी इस संबंध में अंतिम निर्णय होगा वो न्यायालय से ही आएगा। उत्तराखंड परिवहन विभाग ने देहरादून के आरटीओ दफ्तर में एक मिनी ट्रैफिक पार्क बनाया है, जिसमें लोगों को ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूक करने और जेब्रा क्रॉसिंग, ट्रैफिक सिग्नल समेत ट्रैफिक नियमों से जुड़ी सभी जानकारियां दी जा रही हैं। इस पार्क में सांप सीढ़ी के जरिए यातायात नियमों को बखूबी समझाया गया है। देहरादून के आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि यह नई पहल उन बच्चों के लिए है जो कभी अपना काम करवाने आरटीओ परिसर में आएंगे तो उन्हें दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बारह जनवरी को देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले उत्तराखंडी प्रवासी शामिल होंगे। सरकार का दावा है कि कई प्रवासियों ने प्रदेश के गांवों को गोद लिया है, लिहाजा उन गांवों की तस्वीर बदलने वाली है। इधर विपक्ष कह रहा है कि गोद लिए गए गांवों की तस्वीर बदलेगी या नहीं, ये तो आगे की बात है, लेकिन ये कौन बताएगा कि उन गांवों का क्या हुआ जिन्हें सांसदों ने गोद लिया था। राज्य सरकार ने गांवों की तस्वीर बदलने को लेकर कई तरह की बात कही थी। इस रिपोर्ट में देखिए। दून में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन 12 जनवरी को देहरादून में सीएम धामी करेंगे शुभारंभ। 17 देशों के 60 से ज्यादा प्रवासी जन होंगे शामिल। जनवरी को देहरादून में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में 17 से ज्यादा देशों के 60 से ज्यादा प्रवासी उत्तराखंडी शामिल होंगे। 12 जनवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। जानकारी के मुताबिक सम्मेलन में 4 अलग-अलग सत्रों में कृषि एवं उद्यान, पर्यटन, उद्योग, कौशल विकास की संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी। देखिए, हमारे देहरादून उत्तराखंड में जो प्रवासी सम्मेलन होने जा रहा है 12 तारीख को, उसको लेकर सभी के मन में एक हर्ष का विषय है और 60 से ज़्यादा प्रवासियों ने अब तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। और उत्तराखंड सरकार वेलनेस, कौशल विकास सेंटर को लेकर और चीज़ों को लेकर और आयुष के साथ अन्य सेक्टरों में किस प्रकार निवेश किया जा सकता है, उन सब चीज़ों को लेकर एक प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन करने जा रही है, जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी करेंगे। और राजधानी देहरादून में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और सिंगापुर, कनाडा, चीन, इंडोनेशिया, अमेरिका और वियतनाम, ओमान जैसे देशों के लोग भी यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और यहाँ पर शिरकत करेंगे, जो कि काफ़ी हर्ष का विषय हमारे उत्तराखंड के लिए रहेगा। प्रवासी सम्मेलन से पहले सरकार को सफलता।
प्रवासियों ने प्रदेश के कई गांवों को लिया गोद लिए गांवों की अब तस्वीर बदलने की उम्मीद। प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन से पहले ही राज्य सरकार को सफलता मिली है। खबर है कि कई प्रवासियों ने गांव गोद लेने पर सहमति जता दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रवासी सम्मेलन आयोजित करने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अपील पर प्रवासी उत्तराखंडियों ने कई गांव गोद लेकर प्रदेश में विकास का बीड़ा उठाया है। सीएम ने प्रवासियों से अपने गांवों को अपनाने की अपील की थी, जिसे प्रवासियों ने दिल से स्वीकार किया। अब मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को इस संबंध में प्रवासियों के साथ समन्वय स्थापित करने और योजनाओं को प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारने की सख्त हिदायत दी है। देखिए, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार का हास्यास्पद ये मैं कहूँगा बयान या ये कदम जो जनता को भरमाने के लिए है। भाई, आप गांव गोद लेने की बात प्रवासियों से कर रहे हैं। कौन से प्रवासी पे इतना समय है जो अपने व्यवसायों को छोड़कर यहाँ आके गांव गोद लेंगे? जिन सांसदों को उत्तराखंड की जनता ने चुना था और भारत सरकार ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक जुमला टाइप का गढ़ा था कि जो है प्रत्येक सांसद जो है अपने संसदीय क्षेत्र में गाँवों को गोद लेगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि उन गाँवों की स्थिति आज कहाँ पर है? वो गाँव जो हैं कितने विकसित हुए हैं? वहाँ पे कितना जो है सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारकर क्रियान्वयन किया गया है? पहले इन बातों पे भारतीय जनता पार्टी सरकार स्थिति स्पष्ट करे, न कि झूठ और भ्रम का जाल फैला करके इस प्रकार का जो है वातावरण बनाए कि प्रवासी गाँवों को गोद लेंगे। 12 जनवरी को आयोजित प्रवासी सम्मेलन में विदेशों के साथ ही देश के अलग अलग शहरों में रहने वाले प्रवासियों का जमावड़ा लगना जाहिर है। इसे लेकर पूरी तैयारियां की गई है। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक जिन लोगों ने गांवों को गोद लिया है उसमें नैनीताल का एक्वातोक जंगलिया गांव, यूनाइटेड किंगडम में रहने वाली नीतू अधिकारी, अल्मोड़ा का मानन गांव, अमेरिका में रहने वाले शैलेश उप्रेती, टिहरी के सुनार और केमरिया गांव, चीन में रहने वाले देव रतूड़ी, उत्तरकाशी का ओसला गांव, दुबई में रहने वाले विनोद जधुरी, टिहरी के मंजेरी और मुयाल गांव, दिल्ली के रहने वाले बीपी अंथवाल, टिहरी के जोन और बदरसू गांव, लखनऊ में रहने वाले एमपी भट्ट, पिथौरागढ़ के बजेट बरशायत बैरीनाग गांव, दुबई में रहने वाले गिरीश पंत, पौड़ी का फड़दाई गांव, थाईलैंड में रहने वाले डॉक्टर AK काला, भटवाड़ी गांव, मुंबई में रहने वाले हिमानी शिवपुरी, प्रतापनगर में हैरवाल गांव, अहमदाबाद में रहने वाले डॉक्टर वीरेंद्र रावत, हकियासैंड का हानड़ गांव, बेंगलुरु में रहने वाले प्रदीप सती। दरअसल प्रवासी सम्मेलन से पहले उत्तराखंड सरकार ने प्रवासियों से अपील की थी, जिसके बाद कई प्रवासियों ने गांव गोद लेने का बीड़ा उठाया है। लिहाजा अब ये उम्मीद की जा रही है कि इन गांवों की तस्वीर जल्द बदलेगी। हालांकि ये कहना और उसे पूरा करना दोनों अलग अलग बातें हैं। प्रवासी सम्मेलन और गांवों को गोद लेने के मामले में विपक्षी पार्टी यानी कि कांग्रेस ने सरकार पर तंज कसा है। अब वो गाँव को गोद लेंगे तो वो क्या करेंगे? जब सांसद ही कुछ नहीं कर पाए तो बेचारे प्रवासी क्या करेंगे? हाँ, हो सकता है वो कभी कभी जो है छुट्टियों में अपने गांव आएंगे और गांव आके फिर वापस चले जाएंगे। हाँ, ये अगर हम कहते हैं कि वो संख्या बताएं कि कितने प्रवासियों को उन्होंने वापस उत्तराखंड में बसा दिया है, तो हम फिर सरकार की बात को कहीं यकीन करने को तैयार होंगे। वो आंकड़े जारी करें, न कि इस प्रकार का जो है एक नया जुमला उत्तराखंड में गढ़ने की कोशिश करें कि हम प्रवासियों के माध्यम से गाँव को गोद ले रहे हैं। उनका गोद लेने का मकसद जो है क्या रहेगा? पहले उनका विजन और रोड मैप भी सार्वजनिक किया जाए कि वास्तव में है क्या। जैसे सांसदों ने जो है ठगा है पिछली बार पूरे देश में, पूरे पहाड़ में गाँव को, कहीं ऐसा न हो कि ये भी फिर एक नई जो है ठगने की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है अपनाई जा रही हो। क्योंकि राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव भी आ रहे हैं, पंचायत चुनाव भी आ रहे हैं, तो उसको भरमाने के लिए लोगों को जो है झूठे जो है वादे और नारे गढ़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी की कोशिश हो सकती है। ये झूठ का पुलिंदा भाजपा जो है जनता को परोस रही है। प्रवासी सम्मेलन को लेकर विपक्ष ने कसा तंज। सांसद आदर्श ग्राम योजना का क्या हुआ? एक ब्लॉक के 5 गांव कब तक होंगे आदर्श? उत्तराखंड में पहाड़ी राज्य है। पहाड़ों में आज भी कई समस्याएं हैं, जिसकी वजह से लोग पहाड़ छोड़ मैदानी इलाकों में पलायन कर रहे हैं। प्रवासी गांवों को गोद ले रहे हैं और उम्मीद की तस्वीर बदलेगी, लेकिन
विपक्षी सवाल आज भी उठाता है कि केंद्र में बीजेपी की बहुमत वाली सरकार बनने के बाद सरकार ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की थी। फिर उन गांवों की तस्वीर क्यों नहीं बदली जिसे सांसदों ने गोद लिया था। राज्य सरकार ने एक ब्लॉक में 5 गांवों को आदर्श बनाने की बात कही थी, लेकिन इस योजना के तहत भी कितना काम हुआ ये भी एक सवाल है। कोई योजना अगर फाइलों तक ही सीमित रहेगी तो सवाल तो उठेंगे ही। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए पार्टियों ने दम भरना शुरू कर दिया। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज मैदान में जुटे हैं, लेकिन कई जगह पर पार्टी के बागियों ने भी दम दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे में बागी भी पार्टियों की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, तो वहीं बीजेपी पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों को भी मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। भाजपा विधायक खजान दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, निकाय चुनाव की तैयारियां किस तरह से जारी हैं बीजेपी की? क्या लग रहा है, किस तरह से आप लोग लगे हुए हैं इन दिनों? देखिए, निकाय चुनाव चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी पूरे जमीन स्तर से काम कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के बैठ कर के बातचीत कर रही है और जनसंपर्क जारी है, सभी से निवेदन कर रहे हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी सजगता से इस इलेक्शन को फाइट कर रही है। सर, किस तरह की जिम्मेदारियां दी गई हैं? जिस तरह से ये भी बताया जा रहा है कि बीजेपी ने विधायकों को, सांसदों को, सभी को लगाया हुआ है, तो आपकी किस तरह से जिम्मेदारी तय की गई है सर? देखिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी ने सभी माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगणों को सबको अपने अपने क्षेत्रों में जिम्मेदारियां सौंपी है और इस जिम्मेदारी को सभी हमारे जो नेतागण हैं, हमारे विधायकगण हैं, हमारे सांसदगण हैं, हमारे मंत्रीगण हैं, सब अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और संगठन सर्वोपरि होता है और इसलिए संगठन का दिशा निर्देश का पालन करना हम सबका दायित्व होता है और उस दायित्व को हम निभा रहे हैं और हमको निभाना भी चाहिए। सर, ऐसे में कई बाकी भी हैं जो कि पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, उनको किस तरह समझाने बुझाने का काम अभी जारी है पार्टी की ओर से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि 8 तारीख तक का समय दिया था कि 8 तारीख तक जिन्होंने भी बागी के रूप में पर्चा भरा है वो अपना नाम वापस ले लें और आप प्रत्याशी को अपना समर्थन दें, क्योंकि नाम वापस तो नहीं हो पाएगा। प्रत्याशी को आप समर्थन देंगे तब फिर आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी, अन्यथा आपको 6 साल के लिए निष्कासन किया जाएगा। तो सर, क्या माने अब, क्योंकि एक तरफ तो बड़ी संख्या में बीजेपी का कुनबा भी बढ़ता जा रहा है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, और कांग्रेस मुक्त भारत तभी होगा जब इस तरह से अन्य दलों से लोग अपनी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और इस तरह से ये हो रहा है। ये अभियान तेज़ी से चल रहा है और आपने देखा होगा कि जो घटनाक्रम उत्तराखंड में भी हुआ है ये सब उसी का एक हिस्सा है। तो सर, आपको नहीं लगता कि अभी जितनी बड़ी संख्या में अन्य दल के लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं उनकी भी उम्मीदें होंगी, क्योंकि कांग्रेस से तो जाहिर सी बात है उनको टिकट नहीं मिला, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, लेकिन जब आने वाले चुनाव में जब भाजपा से ही टिकट नहीं मिलेगा तब? देखिए, सबका साथ सबका विकास को लेकर के पार्टी चल रही है और इसलिए जिस जिम्मेदारी लायक जो व्यक्ति होगा उसको जिम्मेदारी दी जाएगी, किंतु अपने आप को, कार्यकर्ता को साबित करना कि मैं किस लायक हूँ, ये पार्टी के अंदर काम करने से ही होता है। अब फिर पार्टी फॉर्म पे देखा जाता है, विचार किया जाता है कि कौन कार्यकर्ता कहाँ पर स्टैंड करता है और उसके लिए फिर प्राप्त स्थान मिलता है। जी सर, जिस तरह से करण माहरा ने प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का कार्यभार संभाला था, तब से लेकर अब तक सबसे बड़ी ज़्यादा मात्रा में ऐसे लोग हैं जो उनके समय पर त्यागपत्र दे करके गए हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? बीजेपी उनके लिए क्या कहेगी? देखिए, ये उनका अंदरूनी मामला है, इस विषय से लेकर के कोई कहना उचित नहीं होगा कि करण महाराज जी के समय पे ज़्यादा टूट कांग्रेस के अंदर हुई है। ये उनका पारिवारिक मामला है। फिर भी मैं कहूँगा कि जिस तरह से एक अनुशासन होना चाहिए था, उस अनुशासनहीनता तो कांग्रेस के अंदर हमेशा रहती है। अनुशासन का पालन नहीं होता है और जब अनुशासन का पालन नहीं होगा तो इस तरह की घटनाएं होते रहेगी। सर, मुद्दे इस बार के कौन से ऐसे हावी हैं जिनको लेकर के आप जा रहे हैं? पिछली बार भी क्योंकि आपके क्षेत्र से बड़ी संख्या में आपने पार्षदों को चुनाव जिता करके भेजा था, इस बार का क्या कुछ टारगेट भी आप लेकर के चल रहे हैं और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप लेकर के आगे बढ़ रहे हैं? देखिए,
विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास पहले भी होता था, होते आया है, आज भी हो रहा है और आने वाले कल में भी होगा। किंतु उस विकास के साथ कुछ न कुछ कड़ियाँ और जुड़ जाती है। उस कड़ियों को सुलझाने के लिए हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और ये इस तरह से ये हो भी रहा है। और आने वाले समय के लिए विशेष कोई चुनौती नहीं है और जो चुनौती होगी भी उसको हम साथ स्वीकार करते हुए उस चुनौती को पूर्ण करेंगे, ये मैं कहना चाहूँगा। सर, क्योंकि कांग्रेस के जो पार्षद हैं या फिर बड़े नेता हैं वो स्मार्ट सिटी की बातें उठा रहे हैं कि स्मार्ट सिटी में काम बेहतर नहीं हुआ, 5 साल जनता ने ठोकरें खाई, तो क्या उसको लेकर के आप कहना चाहेंगे? देखिए, स्मार्ट सिटी का कार्य बहुत अच्छा हुआ है और जो कुछ थोड़ी बहुत अब रह गया है उसको पूरा कर रहे हैं। और अब तो ऐसा लग रहा है कि शहर के अंदर सड़कें देखिए आप, चकाचक बन गई है। और जो स्मार्ट सिटी के तहत आता था, जो भी कार्य स्मार्ट सिटी के तहत निमित्त हुए हैं वो बहुत अच्छा, धरातल में बहुत अच्छा लग रहा है। हो सकता है कि कांग्रेस को अच्छा न लग रहा हो, किंतु आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, ये उनका काम है, ये करते रहें। सर, मेरा अंतिम सवाल ये है कि क्या दावा आप पेश कर रहे हैं और दूसरा जनता से आप क्या अपील कर रहे हैं? देखिए, जनता से विशेषकर हमारा एक अपील है, निवेदन है कि आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे, मोदी जी को सपोर्ट करेंगे और हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी को मजबूत करेंगे। और हमारे जो वार्ड मेंबर से लेकर के हमारे जो प्रत्याशी मेयर के हैं उनको आप अपना आशीर्वाद देंगे, अपना वोट और सपोर्ट देंगे। मुझे ये विश्वास है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ और सबका विकास को लेकर के चलती है। इसीलिए मुझे ये विश्वास है कि आप हमको अपना सपोर्ट देंगे। जी, धन्यवाद सर। ऑनबिल टीवी से बातचीत करने के लिए खजानदास जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत भी कर रहे थे और बता रहे थे कि निकाय चुनाव में किस तरह की पार्टी की तैयारियां भी हैं और पार्टी को किस तरह जिताने का वो काम करेंगे। ऑनबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगाने में जुटे हैं। वहीं बात अगर कॉर्बेट नगरी रामनगर की करें तो नगर पालिका परिषद वार्ड नंबर 10 से सभासद प्रत्याशी कौशल्या शर्मा ने चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सभासद प्रत्याशी ने दावा किया है कि क्षेत्र की जनता उन्हें अपना समर्थन, अपना प्यार और आशीर्वाद देगी। मैं कौशल्या शर्मा वार्ड नंबर 10 से सभासद पद की उम्मीदवार हूं। मैं पहले भी 5 वर्ष अपना कार्यकाल मैंने पूरा किया है और आज मैंने अपने कार्यालय का विधिवत पूजा अर्चना करके उद्घाटन किया है। मेरे क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मुझे पहले भी मिला है। मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा विकास कार्यों के लिए, स्वच्छता के लिए प्रयासरत रही हूं और मुझे विश्वास है कि आज भी मेरे पूरे क्षेत्र की जनता मुझे इस चुनाव में अपना समर्थन देगी, अपना आशीर्वाद देगी, प्यार देगी। मेरे साथ युवा शक्ति, मेरी मातृ बहनें और मेरे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद सदा रहा है और हमेशा रहेगा। स्वच्छता के उसमें पहले भी हमें शांति कुंज को मुख्यमंत्री द्वारा अवार्ड दिया गया है। जब भी हमें मतलब जनता ने जब भी जहां से भी कहा, हमने तुरंत ही उस समस्या का समाधान किया, चाहे वो दिन हो या रात हो। हमने कभी भी आज आपका वो है, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। अभी भी मैं आपके क्षेत्र के लिए हमेशा प्रयासरत रहूंगी। मैं सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ, सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इस पद के योग्य समझा है और आगे भी समझेंगे। अल्मोड़ा के विकासखंड सल्ट के जाले खान में सल्ट विधायक महेश जीना ने मरचुला देघाट स्टेट हाईवे समेत अन्य मार्गों पर होने वाले सड़क सुरक्षा के कार्यों का विधिवत शिलान्यास किया। मौके पर विधायक ने कहा, सड़कों पर एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए क्रैश बैरियर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने सीएम धामी और सड़क परिवहन मंत्री का आभार जताया। कहा कि 60 करोड़ की धनराशि मुहैया कराई गई है, जिसमें से आज 15.5 करोड़ का शिलान्यास किया गया है। 3 करोड़ 98 लाख से बिल्डिंग बनाई गई है। उसके अलावा भी ये उद्घाटन किया गया है क्रैश बैरियर का। तो ये हमारी रोड है मरचुला मानेला डोटियाल जैनल मोटर मार्ग। तो इसमें जो है हमारा मरचुला से लेकर जैनल तक का क्रैश बैरियर और पैरापेट का कार्य होना है इसमें रोड सेफ्टी का, जिसकी लागत हमारी 15.24 करोड़ रुपए है। तो उससे जो मैंने रोड सेफ्टी के जो भी दुर्घटनाएं हैं उस थोड़ा सीमित होंगी और ऐसी दुर्घटनाएं न होंगी। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि भी दुर्घटना होगी, तो उसमें थोड़ा लगाम लगेगी और लोग सुरक्षित रहेंगे। तो इसी से ये हमारे
प्रांतिक खंड लोक निर्माण विभाग रानीखेत के अंडर में आता है, तो उसी के वजह में हमारा ये कार्य चल रहा है और इस तरह से कार्य हमारा लगभग 60% कंप्लीट हो चुका है और ये कार्य भी इसी माह तक फरवरी माह तक मिड तक ये खत्म हो जाएगा। लगभग आज जो है हमारी SH 52 का हमने उद्घाटन किया क्रैश बैरियर का। और क्योंकि लगातार हमारे सल्ट में जो भी सड़कों के में एक्सीडेंट हो रहे थे या गाड़ियाँ सड़कों से ऊपर से नीचे चली जा रही थी, तो इनको संज्ञान में लेते हुए हमारी सरकार में हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और सड़क परिवहन मंत्री जो है महाराज जी, इन्होंने ये सड़क के उसमें हमें सभी रोडों का SH 32, SH 33, SH 14, SH 52 के लिए लगभग 60 करोड़ की धनराशि मुहैया कराई है। और ये भी आज जो है 15.5 करोड़ रुपए की लागत से ये SH 52 में क्रैश बैरियर लगाया जा रहा है। और साथ ही इसमें क्रैश बैरियर के अलावा जो है इसमें पैराफिट भी जहाँ क्रैश बैरियर नहीं लगेगा वहाँ पे पैराफिट लगाए जाएंगे और लोगों को इससे काफ़ी राहत मिलेगी। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहे और देखते रहे हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।